अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, जब डोनाल्ड ट्रंप 13 साल के थे तो उनके वालिद को उनके कमरे में से एक बटन से खुलने वाला एक चाकू मिला और उन्होंने फौरन उनके इस्लाह के लिए उन्हें मिलिट्री स्कूल रवाना कर दिया। लेकिन काश वो उनको मिलिट्री स्कूल भेजने के बजाय उनकी अखलाकियात पर तवज्जो देते और बचपन से ही उनके दिमाग में मौजूद जो शरपसंदी थी इनको ख़त्म करने की कोशिश करते, तो शायद आज जो दुनिया के 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान हैं ये सुकून की ज़िंदगी जी रहे होते। 27 जनवरी 2017 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसमें ईरान समेत 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका के सफ़र पर पाबंदी आयद की गई और इस पर पूरी दुनिया में रिएक्शन भी देखने में आया। ट्रंप को इस ऑर्डर पर सब्र ना आया तो उन्होंने बराह रास्त इस्लाम को निशाना बनाया और फिर इंसदादे इंतहा पसंदी प्रोग्राम का नाम तब्दील करके इंसदादे इस्लामी इंतहा पसंदी प्रोग्राम रखने के लिए अपने जो करीबी रुफ़क़ा हैं उनसे मुशावरत शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप के इस शरपसंदाना इक़दाम के खिलाफ अमरीका समेत पूरी दुनिया में मुजाहरे देखने में आ रहे हैं। अमरीका की 16 रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स, कनाडा के वज़ीर आज़म, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अरब लीग, बरतानवी वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर, इन तमाम ने मुहाजिरीन और 7 ममालिक के शहरियों पर आयद पाबंदी की मुखालफत की है। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट के 900 एहलकारों ने ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ इख्तलाफी नोट पर दस्तखत किए हैं और अमरीकी सदर का दौरा बरतानिया मुलतवी करने के लिए जो 16 लाख बरतानवी शहरी हैं इन्होंने ऑनलाइन पटिशन पर दस्तखत किए हैं। जबकि आज वाशिंगटन की अदालत ने इस शरपसंदाना इक़दाम के खिलाफ एक्शन लेते हुए इसको मुअत्तल कर दिया। लेकिन जहां तक बात है मुस्लिम ममालिक की, तो सऊदी अरब के वज़ीर तेल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 7 मुस्लिम ममालिक पर लगाई जाने वाली सफरी पाबंदी की तायीद करते हुए कहा कि हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान और तुर्की के तासुरात कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे, कुछ ऐसे ही थे। जबकि ईरान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने दलेरी के साथ न सिर्फ इस फैसले की मुखालिफत की बल्कि ईरान में अमरीकी शहरियों पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ अमरीकी डॉलर का इस्तेमाल भी तर्क करने का फैसला किया। इस सब में भारत कहाँ है? भारत जो है ये मक्कार लुमड़ी की तरह ट्रंप इंतजामिया के साथ ही खड़ा नजर आ रहा है और इसकी भरपूर कोशिश है कि पाबंदी का जो दायरा कार है ये पाकिस्तान तक बढ़ाया जाए। भारतीय लॉबी वाशिंगटन में काफ़ी हद तक मजबूत हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो तो सिर्फ इस बात पर ही फूले नहीं समा रहे कि फ़ोन पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बारे में फरमाया था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आपकी बहुत अच्छी साख है, आप हैरान कुन काम कर रहे हैं जो हर तरह से नज़र भी आ रहा है। और सब ने देख लिया कि हाफिज़ सईद की नज़रबंदी तो अभी सिर्फ इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये पॉलिसियाँ दुनिया पर क्या असर डालेंगी, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि मकबूलियत में राहील शरीफ सब पर बाजी ले गए, जबकि सियासतदानों में नवाज शरीफ पहले, इमरान खान दूसरे नंबर पर हैं। हालिया सर्वे एक हुआ है जिसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमती पॉलिसीज़ पर अवाम ने हैरान कुन तौर पर एतमाद का इजहार भी किया है। सर्वे में सियासी रहनुमाओं की पसंदीदगी और नापसंदीदगी के हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 63% पसंदीदगी के साथ सर फहरिस्त हैं, नंबर 1 पर हैं, जबकि इमरान खान 39% के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बानी मुत्तहिदा की बात की जाए तो उनके लिए नापसंदीदगी की जो शरह है ये 85% नोट की गई और दीगर सियासी शख्सियात में आसिफ जरदारी को 80% और ताहिरुल कादरी को 79% अफराद ने नापसंद किया। जबकि आवाम की नज़र में पंजाब की कारकर्दगी जो है ये दूसरे सूबों से बहुत ज़्यादा बेहतर है और पंजाब की कारकर्दगी पर 79% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। आखिर जो सर्वेज हैं इनके पैरामीटर्स क्या है, किन बातों को मद्देनज़र रखकर मकबूलियत, पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार किया जाता है, किन बुनियादों पर ये सर्वे किए जाते हैं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब लाहौर में मौजूद हैं, शहजाद चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा नफीस ज़िक्रिया साहब हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे। अब शहजाद चौधरी साहब आपसे शुरू करती हूँ। ट्रंप सरकार ने इंसदाद दहशतगर्दी प्रोग्राम का नाम तब्दील करके इस्लामी इंतहा पसंदी, इस्लामी दहशतगर्दी रखा और कहा कि हम इसी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस्लामी दहशतगर्दी को ही, इस्लामी ममालिक को ही तमाम मसाइल और जितने भी पूरी दुनिया में जो बेचैनी इस वक्त फैली है, बर्बादी है, मसाइल है, उसकी वजह समझते हैं और ये समझते हैं कि अगर इस्लामी ममालिक से दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगी। ये समझती है ट्रंप सरकार। कितनी दुरुस्त अप्रोच है ये ट्रंप सरकार की? अभी पिछले दिनों एक रिसर्च और ये चलती रहती है वेस्ट में, तो मगरब में तो बहुत चलती है और अमेरिका वाले भी बहुत रिसर्च करते हैं। वहाँ पर एक रिसर्च आई कि 2013 और 2016 गालिबन इन 3-4 सालों में या पिछले 3-4 सालों में
अमेरिका में जितनी हादसाती मौतें हुई हैं उसके अंदर क्या क्या वजूहात पे, कौन सी बड़ी वजूहात के नीचे किस किस की क्या वो वजह बनी, तो आप हैरान होंगे कि इस्लामी दहशतगर्दी वो जो कुछ 7-8 वजूहात हैं उसमें सबसे कम है और उसमें सबसे कम नंबर लोगों का है जो कि जिनकी वजह से वफात हुई। अच्छा, और जो वहाँ पे दूसरी दहशतगर्दी है यानी सफेद फार्म दहशतगर्दी, वो नंबर 2 पे है ट्रैफिक हादसात के बाद। अच्छा, जहाँ तो ये एक सिर्फ एक वो फैक्चुअल उसकी डिपिक्शन है कि असल अमेरिका के मामलात क्या हैं। देखिए, कहते हैं कि पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट है, शायद पॉपुलिस्ट ही होगा। कहते हैं कि अनकन्वेंशनल है, कितना अनकन्वेंशनल है, क्या पागलपन की हद तक कन्वेंशनल है, अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल का इसका मतलब है कि कुछ भी किसी वक्त भी कर सकता है। क्या दुनिया इस किस्म के लीडर को अफोर्ड कर सकती है? आज जो आपको अमेरिका में, यूरोप में और दुनिया भर में जिस किस्म का रिएक्शन नजर आ रहा है, खासतौर पे अमेरिका के अंदर, वो एक इंतहाई नापसंदीदगी का एक फैक्टर है कि जिस किस्म के इसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू आके अपने मामलात को शुरू किया। फाइनली बात, इससे पहले कि बहुत लंबी हो जाए, आपने इस्लामी दहशतगर्दी का जिक्र किया। जब इस्लामी दहशतगर्दी के अंदर बात की जाती है तो मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका ने शुरू किया, दाइश किसने क्रिएट किया, अलकायदा कैसे बनी वगैरह वगैरह, तो रेगन का क्या रोल था, कितना, उसको छोड़ जाइए उन चीज़ों को। लेकिन सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, अगर मैं इन 3 मुल्कों की बात करूं तो इन 3 मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, जड़ से उखेड़ने के लिए, जो कि इस्लामी दुनिया भी चाहती है, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है कि वहाँ पर जाकर आपको लड़ना पड़ेगा, वहाँ के ममालिक के साथ कोई ना कोई ताल्लुक बना के अपने मामलात को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप शाम से बात नहीं करना चाहते, तुर्की से बात नहीं करना चाहते, इराक के लोगों को आप अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कितना मददगार है और हो सकता है इस काम में, अगर पाकिस्तान से भी आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि इस्लामी ममालिक हैं, तो किस तरीके से इसको जड़ से उखाड़ेंगे? ये जड़ से उखाड़ना सिर्फ फौज की हद तक नहीं है, इसके लिए एक पूरे का पूरा जैसे हमारा नेशनल एक्शन प्लान की तरह एक नेशनल एक्शन प्लान जिसमें कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जब तक ये काम लेके नहीं चलेंगे और मिल के नहीं चलेंगे जो दुनिया का निज़ाम है, तो आप किस तरह अपने मकासद को हासिल। मुझे लगता है कि शायद पागलपन से पहले मैं एक मौका देना चाहता हूं ये सोचने का कि शायद अभी नासमझ है। इस नासमझी का क्या इसकी कैबिनेट को इसको सीधा कर पाएगी, क्या कांग्रेस सीधा कर पाएगी, या उनके बर्दाश्त से भी बाहर हो जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हिलाली साहब देखिए, ये शहजाद चौधरी साहब ने पागलपन को एक्सक्लूड किया है। मुझे पता नहीं वो क्यों किया, इसलिए कि न्यूयॉर्क का जो चीफ साइकाइट्रिस्ट है, बेस्ट नोन साइकाइट्रिस्ट है, उसने कहा है कि मैं जब ट्रंप को स्टडी करता हूँ, उसके अल्फाज, उसके बॉडी एक्शन और उसके जो चीज़ें वो कर रहा है, तो आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि ये आदमी इज सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन नोन एज इररिमीडिएबल नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म वो होता है जो आप अपने आप से मोहब्बत करने लग जाते हैं। अच्छा, दैट वो एक इलनेस है, उसको ट्रीटेबल है मगर इलनेस है। मगर जब ये कहता है ये एक इनक्योरेबल नार्सिसिस्ट है, तो उससे मतलब होता है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, और नार्सिसिस्ट का अंजाम अमूमन बहुत बुरा होता मतलब है। ट्रंप को वोट देने वालों को भी यही बीमारी है। शायद। दूसरी बात यह है शाजिया कि अमेरिकन मुस्लिम वो कह रहे हैं कि भाई ये आदमी हमें इक्वेट कर रहा है टेररिस्ट के साथ, ये कभी किसी और ने नहीं किया। और जैसे शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि भाई अमेरिकन मुसलमानों ने कितने लोगों को मारा है, नन, वेरी फ्यू। और आप हैरान होंगे कि ये 7 मुल्क जिन्होंने बैन जिसने किया है, ईरान समेत, इन्होंने आज तक एक अमेरिकन को नहीं मारा है, बल्कि जो लोगों ने मारा है उनको, जिसमें 2-3 मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल और यूएई, वो तो गल्फ कोर्सेज हैं उसके, इसलिए वो नहीं कर रहा है, उन मुल्कों को इन्होंने बैन नहीं किया है। तो कहने की बात यह है, इट मेक्स नो सेंस। सवाल ये, अब तक जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात अमेरिका में पेश आए, अगर इन 7 ममालिक में कोई मुल्क शामिल नहीं है तो फिर पाबंदी का जवाब क्या है? बिल्कुल। और शाजिया, अब डेविड रनसीमन ने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा, कहने लगा बड़ा अच्छा, कहता ही इज़ अ बैडली बिहेव चाइल्ड। फिर मैं वापस जा रहा हूँ इसके मेंटल फ्रेमवर्क देखने ट्रंप के, तो हम जो हैं
माने कि इट इज़ अनबिलीवेबल। हम एक हाफ मैड आदमी के हाथ में हैं जो लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिसके हैं। अब आप पूछें, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी गलती क्या है। हमारी गलती शाजिया ये है कि वो आते हैं हमारे लोगों को मारते हैं, वो आते हैं हमें हर तरीके से हमारे राइट्स को ये करते हैं, वायलेट करते हैं, मगर हम हर वक्त बताना चाहते हैं कि हम इनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप चाहते हैं, गुड। अब ये नौबत आ गई है कि अमेरिकन कहते हैं जो भी तुम पाकिस्तान से करो, दे विल स्टिल वांट अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, अच्छी दोस्ती। कल भी दफ्तर खारजा ने कहा हम बड़े मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं ट्रम्प के साथ। उसे आने से पहले वो जमात दावा के साथ जो हुआ, भाई अब दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। अब तो वो आपके बारे में कहते हैं कि जिस किस्म का भी हमारा बिहेवियर है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान ने हमारे साथ चलना ही चलना है, हालात चाहे कैसे भी। मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात कि 7 मुस्लिम ममालिक पर पाबंदी लगने के बाद आखिर मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम ममालिक क्यों खामोश हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़िक्रिया साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नफीस ज़िक्रिया साहब। अब नफीस साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमरीकी सदर ने जो पूरी दुनिया के साथ रवैया अपना रखा है, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने किस तरह क्या सलूक किया, मैक्सिको के सदर को वो धमकियाँ दे रहे हैं। बात यह है कि अगर इसी तरह का रवैया पाकिस्तान के साथ भी रखते हैं, वो बहुत से ऐसे मामलात हैं, आपने देखा माजी में भी पाक अमरीका ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे, और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी तो सबके सामने है, खासकर मुस्लिम ममालिक को लेकर। तो ऐसे में पाकिस्तान की हमारी पॉलिसी क्या होगी रद्द अमल में? देखिए, मैं समझता हूँ कि मफरूज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए, जो हकायक है उसको सामने रखना चाहिए। और हकीकत यह है कि इस सिलसिले में जो पहले स्पेकुलेशन चल रही थी कि शायद पाकिस्तान पे ये हो जाएगा या वो हो जाएगा वीज़ों के हवाले से या पाबंदियों के हवाले से, तो अमेरिकन एम्बेसी जो है उन्होंने बहुत बड़ी वजाहत से इसके ऊपर अपना बयान दे दिया है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात जो है ये बतदरीज उनमें बेहतरी आती गई है। बहुत अरसे से हमारे ताल्लुकात जो है वो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है। जाहिर सी किसी भी दो ममालिक के दरमियान में जो है जहाँ पर इत्तफाकात होते हैं, कोऑपरेशन होता है, वहाँ पर जो है वो डाइवर्जेंसेस भी होती है और उसको मैकेनिज्म्स अवेलेबल होते हैं, उसके जरिए जो है वो हल किया जाता है। नफीस ज़िक्रिया साहब, एक सवाल ये है कि आपको सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन्स में जो वादे किए अब तक तो वो पूरे करते आ रहे हैं। अपने कैंपेन्स में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो शकील आफरीदी को पाकिस्तान से ले आएंगे। तो अगर कोई इस तरह का इकदाम उठाया जाता है, इस तरह का कोई मुतालिबा किया जाता है अमरीकी सदर की जानिब से, तो आपको नहीं लगता फिर ताल्लुकात ख़राब होंगे, फिर पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होगा? ये तो मफरूज़ों पर बात नहीं, ये तो वो बात है जो अपनी कैंपेन में कर चुके हैं। नहीं नबी, फिर आप ही बात करिए। मफरूज़ों से मुराद मेरे मतलब ये नहीं है कि हमने कोई ख्यालात का कोई बना रहे हैं। बात यह है कि एक चीज़ अभी हुई नहीं है, उसके बारे में बात करने की बात हो रही है। जहाँ तक चलिए मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा देती हूँ, सुनवाती हूँ, सुन लेना। आप कह रहे हैं मफरूज़ों पर बात कर रहे हैं, जो सरकार है डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो इंतज़ामिया, उनके दिमाग के किसी ना किसी कोने में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। मैं ज़रा सुनवाना चाहती हूँ कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ने बात क्या करी। उमर ज़रा प्लीज प्ले कीजिए। Congress and the Obama administration identified as being the 7 countries that were most identifiable with dangerous terrorism taking place in their country. Now, you can point to other countries that have similar problems like Pakistan and others. Perhaps we need to take it further. सर सुना आपने कांग्रेस और जी जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप आउट ऑफ डेट हैं। इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ अमेरिकन एम्बेसी ने ऑलरेडी स्टेटमेंट इशू करके अपने क्लैरिफिकेशन दे दी। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद जो है किसी किस्म का कोई कमेंट बनता है। आप ये चीज पुरानी चीज सुना रही हैं। नहीं, इसके बाद तो ऑलरेडी जो उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है, आई थिंक आपको आपकी नजर उसके ऊपर होनी चाहिए। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये जो उन्होंने कॉपरेट करने की बात की कि पाकिस्तान कॉपरेट कर रहा है, पाकिस्तान तो एक बहुत अरसे से कॉपरेट भी करता आ रहा है और कुर्बानियां भी देता आ रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया है और बार बार एक्नॉलेज किया है।
ऐसी बात तो ये भी तो रिकॉर्ड पे है सारी चीजें, तो आप उस रिकॉर्ड को भी तो ध्यान में रखें कि उन्होंने के हर लीडरशिप के हर लेवल पे इसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीसा हिलाली साहब। बात यह है कि कॉपरेशन तो हमें अरसे से पाकिस्तान करता आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी डूम और के मुतालबे, उसके बाद पाकिस्तान की कुर्बानियां, उसको तो एक्नॉलेज नहीं। आपका सवाल बड़ा जायज़ है, हाँ। मगर वो उनका जवाब भी जायज़ है। वो गवर्नमेंट का स्पोक्समैन है, हाँ। वो कैसे किसी चीज़ को एंटिसिपेट करके आपको जवाब दे, तो इसलिए उन्होंने सही कहा, जवाब नहीं दिया। और वाकई एक क्लैरिफिकेशन आया है, अमेरिका में भी आया, इधर भी आया, लेकिन उसके बाद ही सवाल उठे ना कि पाकिस्तान कॉपरेट तो बड़े अरसे से कर रहा है। पाकिस्तान मगर इज नेवर इनफ, वो तो कभी, तो इसीलिए आप कहती हैं ना डू मोर, उनके लिए तो कभी काफी नहीं है। हम जो भी करें अब, इसलिए मैंने पहले कहा कि अब हमारा वक्त आ गया है कि हम खड़े हो जाएं कि भाई हमारे लोग, प्रॉपर्टी, हमारा ऑनर, हमारे लॉज अगर तुम वायलेट करोगे, इट विल नॉट बी क्या कहते हैं एज यूजुअल, जो इट विल नॉट बी कि वही होता रहेगा, वो करते रहो और हम कुछ नहीं करेंगे। एक शाहजिया बात असल है, बड़े सारे झड़प होने वाले हैं। अब आप देखेंगे चाइना पे इनका झड़प होगा चीन के साथ, किसका, अमेरिका के। साउथ पैसिफिक में भी जो हो रहा है आप जानती हैं। अच्छा, उसके बाद वो उनका फ्लीट्स हैं, मिलिट्री उधर है, साथ साथ इंडिया को। ये तो ट्रंप ने कह दिया है मोदी को कि मैं समझता हूं कि इंडिया का जो रोल है एज अ रीजनल एंड ग्लोबल पावर, उस पे भी हमारे डिफरेंसेस आएंगे। फिर कांग्रेस ने कह दिया है पाकिस्तान को मत दो एड, इनको ना आर्म्स दो, ना हथियार दो, कुछ नहीं दो, इसलिए कि हमारी बात ये नहीं सुनते, हम जो चाहते हैं ये नहीं करते। उसके बाद जो आपने जिक्र किया था अफरीदी के बारे में, इट्स गोइंग टू बी अ मेजर हर्डल। इसलिए जैसे आपने सही कहा था, ये एक इलेक्शन प्लेज है उसका, बिल्कुल, ये ऐसा ही नहीं है कि उसको ख्याल आया कि अब ये। और फाइनली जो बड़ी बात होगी और जब जल्दी होने वाली है, वो है ईरान। मैं जानना चाहता हूं कि ईरान के खिलाफ जब अमेरिका कह रहा है कि हम एक्शन लेंगे अगर वो ये किया और वो किया, और ईरान ने भी कहा फिर आ जाओ बच्चों। ईरान ने क्या कहा, एक तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लोगों को नहीं आने देंगे, चलिए वो छोड़ें, मगर ईरान ने एक और चीज कहा, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज द डॉलर। बहुत बड़ी बात है, सही, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान इस पर किसके साथ खड़ा होगा, इस पर मैं आती हूँ। शहजाद चौधरी साहब, नफीस जिक्रिया जो है तर्जुमान दफ्तर खारजा, ये शकील अफरीदी की बात को बड़ा गोलमोल कर गए। बात तो सादी सी है, अगर अमेरिका रेमंड डेविस को लेकर जा सकता है तो शकील अफरीदी क्यों नहीं, जबकि ट्रंप साहब जो हैं वो अपने कैंपेन में बड़े जोर शोर से बात कर चुके हैं। देखिए, शकील अफरीदी को इस तरह आके पकड़ के ले जाना तो मुमकिन नहीं होगा कि कोई आएगा और उठा के ले जाएगा। इस तरह तो शायद और डोनाल्ड ट्रंप भी जैसा शख्स भी शायद समझता होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ट्रंप के जो शरपसंदाना इकदामात हैं, क्या ये मुस्तकबिल में रिपब्लिकन पार्टी के लिए मुश्किलात की वजह नहीं बनेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद अली साहब, ईरान की बात करें थे, अगर अमलन ईरान के खिलाफ कार्रवाई होती, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ईरान का और इनका झड़प हुआ तो किस बेसिस पे अमेरिका अटैक करेगा ईरान को, कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट जो ईरान कहता है हमने वायलेट नहीं किया, अमेरिका जाके उनका इंटरप्रिटेशन पे अगर अटैक करेगा तो फिर यूएन क्या है, फिर ये पीस स्ट्रक्चर जो पूरी दुनिया में है, ये वैल्यू नहीं है। फिर अगर यूएन इंडोर्समेंट ना हो, इट्स इलीगल, जैसे इराक का। और फिर पाकिस्तान को, बड़ा अच्छा सवाल है, फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, अगर ब्लॉकेड हुआ आप कैसे खड़े होंगे, किसके साथ खड़े होंगे, और अगर अटैक हुआ तो आप कहां स्टैंड करेंगे, किधर स्टैंड करेंगे? क्या आप कहेंगे भाई हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, खुदा के लिए एक चीज याद रखें, एक देयर इज सम थिंग्स कॉल्ड प्रिंसिपल्स, वो लीगैलिटी, इन चीजों पे अगर आप नहीं खड़े होंगे तो एक ना एक दिन आप खुद सफर करेंगे ये चीजें। बिल्कुल सही। तो शहजाद चौधरी साहब, एक सवाल जो मैंने छोड़ा था कि जिस तरह 7 मुस्लिम ममालिक पर पाबंदी लगाई गई, आप समझते हैं कि ये मुस्लिम ममालिक में यूनिटी ना होने का नतीजा है, मुस्लिम ममालिक की जानिब से खामोशी इस मसले पर इख्तियार की गई है? उससे पहले मैं ज़रा अपना पहला वाला वो साहब के सवाल का जवाब मुकम्मल करना चाहता हूँ कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जो गुंजाइश थोड़ी सी दी जानी चाहिए थी या दी जा सकती है, गो कि मुझे लगता है कि उसके हर कदम के बाद शायद उस गुंजाइश की कोई
जगह नहीं रह जाती वो ये है कि रेक्स टिलरसन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, जिसने कि वजीर खारजा बनना है, और स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जगह छोड़ चुके हैं। वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो कि एक कंबाइंड सोच होती है वो नहीं आई। आप इन्हीं का वजीर दिफा समझ याद रखिए, उसने क्या बोला था कि पाकिस्तान हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। जब ये पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी बनाएंगे, चाहे उसमें शकील आफरीदी शामिल है या हाफिज सईद का कोई ताल्लुक बनता है या किसी और का बनता है, तो ये सब के सब बैठ के बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज़ोर शोर और अपना नुक्ता नज़र इम्पोज करने का ही क्यों ना हो, आफ्टर ऑल पाकिस्तान के साथ उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो अफवाज हैं उनको भी तो किसी ना किसी हद तक सपोर्ट करना है, अपने मिशन को मुकम्मल करना है, उन्होंने अफवाज को निकालना है वहाँ से किसी ना किसी वक्त में। तो ये सब के लिए पाकिस्तान की एक ज़रूरत है उनके कोई, और ये बिल्कुल ही यानी इंतहा दर्जे का पागलपन होगा कि कोई उसकी भी कोई उसको ख्याल ना करे। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक ये मिल बैठ के इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, वो कि उसके अंदर बहुत हार्डलाइनर्स हैं और पाकिस्तान को बेहतरी की तवक्को नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो गुंजाइश, वो विंडो जो कि कोई थोड़ा सा कॉमन सेंस डालने की हो, मेरा ख्याल है ज़्यादा पाकिस्तान के साथ ये डील करने के कुछ क्विड प्रो को के चक्कर में होगा। शकील अफरीदी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ओबामा, और ना ही उसके लिए बड़ी चीज़ होगी मेरी नज़र में। ओबामा जैसे एक जो कि प्रिंसिपल्ड गवर्नमेंट सो कॉल्ड रन करना चाहता था या कर रहा था, उसके नज़दीक शकील अफरीदी को यहाँ से निकालना गालिबन उसकी एक रिक्वायरमेंट थी। लेकिन ये शख्स वो है जो कि शायद अमरीकियों को भी बेच सकता है अपने बड़े फ़वायद हासिल करने के लिए, और उसका बड़ा फ़ायदा शायद कोई और कुछ और होगा, ना कि शकील अफरीदी जैसे लोगों को यहाँ से निकालना या बचाना होगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये सारे के सारे पत्ते अपने हाथ में रखने हैं। वो मौका जब पाकिस्तान के साथ बैठ के अक्रॉस द टेबल अमरीकी बात करेंगे, तो एक पैकेज सोल्यूशन उन ताल्लुकात का अमरीका और पाकिस्तान के फ्यूचर लाया अमल का सामने आना चाहिए। ये खौफ और लेकिन नफीस ज़िक्रिया साहब की बातों से लग रहा था ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सब मफरूज़े हैं और सब कुछ अच्छे ताल्लुकात की तरह ही चलेगा। नहीं मफरूज़े, देखिए उनकी नज़र में जो मफरूज़ा है ना, हमारी नज़र के अंदर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने ये देखना है कि पाकिस्तान के हाथ में क्या है, इसको किस तरह प्ले करना है, लेवरेज कैसे करना है इन चीज़ों को, अपने फ़वायद कैसे हासिल करने हैं। नेशनल इंटरेस्ट, उसी को नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं कि मैं अपने लेना क्या चाहता हूँ इस चीज़ से, ये नहीं कि मैं दिए जाऊँ और वापस कुछ ना लूँ। तो ये चीज़ है। जहाँ तक इस्लामी ममालिक का सिलसिला है, इस्लामी ममालिक का मसला, देखिए बात यह है, किसी ने कहा कि हम अमेरिका ने, जब वो पाबंदी की बात हुई तो किसी हमारे सियासी लीडर ने कहा कि हाँ अमेरिका को चाहिए कि वीज़े बंद कर दे पाकिस्तान के। तो किसी दोस्त ने कहा कि ये बरतानिया के वीज़े बंद क्यों नहीं करवाते, बरतानिया से क्यों नहीं कर। उसने कहा कैसे करें, जब आपके फ्लैट्स वहाँ पे हैं, जब आपके बच्चे वहाँ बैठे हैं और वहीं पे रहते हैं और वहीं पे परवरिश पा रहे हैं, जब आपके महल वहाँ पे हैं, तो इतनी बड़ी 3-4 पार्टीज़ के और सबके घर वहाँ पे हैं, तो वहाँ के तो वीज़े बंद हो ही नहीं सकते। इसी तरीके से अमेरिका का ताल्लुक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गो कि अमेरिका में इतने लाखों पाकिस्तानी जिनके वालिदैन, बच्चे, माँ बाप, और वही हाल बरतानिया का। तो मेरा ख्याल है हमारे ये इस्लामी ममालिक के अंदर जिस किस्म के सेल्फिश मोटिव्स, इंटरेस्ट, और किस मुल्क की बात करें कि जहाँ पर जमहूरियत और आवाम की बात सुनने वाला कोई होगा, ये तो शहजादों के ताल्लुकात हैं, ये तो शहजादों की बातें हैं। यूएई, अगर सबसे बेहतर बात ये थी कि अगर आप आज अमेरिका के बारे में बात करने के काबिल नहीं है अपनी रियासती सतह पे, हुकूमती सतह पे, तो खामोशी तो कम अज़ कम इख्तियार कर सकते हैं। वो शर्म करें उन लोगों जो आपके यूरोपियन और बाकी लोग उठा के आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता। मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम कुछ रैशनैलिटी, कुछ प्रैग्मेटिज्म का भी कुछ ख्याल करना चाहिए कि खामोशी इस वक्त सबसे बेहतर चीज़ है, ना जाए कि क्या बढ़ के उनकी। ब्रेक पर जाने से पहले आखिरी सवाल, रिपब्लिकन पार्टी का जो फ्यूचर है, तारीख नहीं लग रहा आपको सिर्फ एक शख्स की वजह से? शाजिया, रिपब्लिकन पार्टी में कुछ ऐसे सेनेटर्स हैं जो इधर आए हैं, हो चुके हैं, इधर वजीरिस्तान गए हैं, आके तकरीर किया है उन्होंने और बताया है दुनिया को कि उन्होंने क्या देखा और हाउ इम्प्रेस्ड वो थे हमारी जो फौज लड़ी। मैकेन मिसाल के तौर पे वो डिसएसोसिएट कर देगा अगर ट्रंप इस किस्म की हरकतें करे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वे मे बी जंपिंग टू कंक्लूजन्स, मगर मैं देख नहीं सकता कि हम अगर ईरान और इनका जंग होता दिया, हमारा जो स्टांस है वो क्या हो सकता है। अगर लीगैलिटी पे जाना चाहिए, इस्लामिक ब्रदरहुड पे जाना चाहिए, किस बेसिस पे हम जाके कहेंगे कि एक अटैक ऑन अ कंट्री जिस पे सैंक्शन यूएन का नहीं है और कभी नहीं होगा यूएन का सैंक्शन, इसलिए वीटो हो जाएगा वो। सही। मैं जानना चाहूँगा कि हम इसकी क्या तैयारी कर रहे हैं, एंड वी शुड
हम सोचना चाहिए, प्रिपेयर रहना शायद चाहिए। हो, खुदा मुझे ना ब्रेक करे। लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात कि सियासतदानों में कौन पहले नंबर पर, कौन दूसरे नंबर पर, कौन पसंदीदा, कौन नापसंदीदा, आखिर ये सर्वे किन बुनियादों पर किए जाते हैं। एक छोटे से वक्त के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद शहजाद चौधरी साहब। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च और इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की जानिब से एक सर्वे किया गया जिसका मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था। इस सर्वे के मुताबिक सियासतदानों में नवाज शरीफ पहले नंबर पर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और उसके बाद इमरान खान दूसरे नंबर पर हैं। अब ये सर्वे किन बुनियादों पर किए जाते हैं? पैरामीटर्स क्या होते हैं? मकबूलियत का पैरामीटर क्या होता है? क्या लोगों को लोगों के लिए अच्छे इकदाम करना, सड़कें बनवाना, लोगों को अच्छी तालीम देना, किन बुनियादों पर ये सर्वे किए जाते हैं और जांचा जाता है कि लोगों में कौन मकबूल तरीन सियासतदान है? अच्छा देखिए, पहली बात तो यह है कि परसेप्शन बेस्ड होते हैं हमेशा, यानी आप कुछ लोगों से पूछते हैं ये सवाल, और जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा उतना आपको रियलिस्टिक चीज़ मिलेगी, वरना एक परसेप्शन होता है। जब भी जितने भी सर्वेज होते हैं तो सर्वेज को मोल्ड किया जाता है, सवालात भी इस नौइयत के किए जाते हैं जिससे कि आप वो जवाब हासिल करना चाहते हैं जो जिस किस्म का आपका मोटिव हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने IRI के सर्वेज पहले भी एक्सेप्ट किए हुए हैं, यानी हमने कबूल किया। मिसाल के तौर पर राहील शरीफ साहब के बारे में बड़ी पॉपुलैरिटी रही है, सिमिलरली आर्मी के बारे में बहुत पॉपुलैरिटी रही है, तो हमने उनको उस वक्त काबिल कबूल समझा। आज का मसला सिर्फ ये है कि ये अक्टूबर 2016 का सर्वे है जो कि आज सामने आया है। बिल्कुल। अब अक्टूबर 2016 में ना कतरी खत 1 आया था, ना कतरी खत 2 आया था, ना ही पनामा केस का मामला इतनी शद्दोमत के साथ जो ये बेंच सुन रहा है उस वक्त तक सुना गया था, ना ही राहील शरीफ साहब की 29 मुल्कों की अपॉइंटमेंट सऊदी अरेबिया में उसके ऊपर सवाल आया था, और ना ही उनकी ज़मीन के बारे में खबरें आई थी हमारे डिस्कशन के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज के दिन में जो सर्वे किया जाएगा, हो सकता है कि राहील शरीफ हो या इमरान खान हो या अपने ये नवाज शरीफ साहब हो, उनका इंटायरली डिफरेंट एक रिजल्ट आए। तो ये हर 2-3 माह में, 4 माह में जब भी तब करेंगे तो कुछ ना कुछ तब्दीली ऊपर नीचे आपको ज़रूर नज़र आएगी। एक ट्रेंड इस्टेब्लिश होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस ट्रेंड से आप समझते हैं कि ये आदमी ठीक कर पा रहा है। किसी एक सर्वे की बुनियाद पे कुछ हतमी बात कभी भी नहीं की जा सकती, और ना ही उसकी इतनी लाइफ होती है। अलबत्ता एक फाइनली मैं बात कह दूं कि मेरा ख्याल है कि इसके अंदर 3-4 ऐसी शख्सियात हैं जो कि बिल्कुल जिनको कि नापसंदीदा समझा जा रहा है, वो मेरे ख्याल से हमेशा शायद कांस्टेंट ही रहेंगी पाकिस्तान के। आसिफ ज़रदारी हैं, वो मेरी अपनी राय भी है, और मुझे लगता है कि शायद जी हाँ, तो ये मेरा ख्याल है कि ये गालिबन वही रहेंगे लोग जो कि नापसंदीदा हैं। लेकिन ये बाकी जो आपकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, इसमें वेरिएशंस हमेशा आती रहेंगी, और ये जाहिर करे, देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस्टेब्लिश किया जाता है कि पिछले 4-5-6 सर्वेज में पिछले साल 1.5-2 साल में किस किस्म के रिजल्ट्स आए, और फिर आप देखते हैं कि कोई लीडर क्या परफॉर्म कर रहा है। किसी एक सर्वे की बुनियाद पे कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हिलाली साहब, 64% ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि खुश हैं पाकिस्तान में, जो खुश हैं पाकिस्तान से। माने आप और मैं कितने दफे सियासतदान नहीं प्यास के हालत से 64% खुश हैं, माने हस्पताल, एजुकेशन, वाटर, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं, रोज डेमोन्स्ट्रेशंस, रोज लोग मर रहे हैं, मगर 64% खुश हैं। तो शहजाद चौधरी साहब की बात सही है ना कि आप क्वेश्चंस उस तरह के पुट करते हैं जो आप जैसा आप आंसर लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल में पता नहीं शायद वो हो या ये जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं 74% फील सेफ इन पाकिस्तान। तो किधर ये सर्वे किधर लिया गया? GHQ के अंदर या कैंट एरियाज में? कैंट एरियाज में वो कहते हैं कि 40% कहते हैं कि करप्शन मेरे वोट पे इम्पैक्ट नहीं होता है। तो दैट मीन्स यू आर अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। अगर 40% लोग कह रहे हैं भाई करप्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो फिर तो यू आर नॉट अ सोसाइटी और अ क्रिमिनल एंटरप्राइज, जो मैं हर वक्त कहता हूँ, जो हैं एक्चुअली। मेरे ख्याल में शाजिया, किसने कमीशन किया इसको, कितना दिया, कौन, उनकी मेथोडोलॉजी किधर है, क्या उनके वेबसाइट पे ये जाके उन्होंने डाला है? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अगर सच मान भी लिया जाए तो इमरान खान की तहरीकें, इमरान खान के करप्शन के इल्ज़ामात, करप्शन के लिए आवाज़ उठाना, इसका मतलब अवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नहीं, इसका मतलब ये है कि वो जो लड़का जो आया है, जवान, नौजवान, बुरा लगता है PPP को अगर मैं लड़का कहूँ, बिलावल भुट्टो साहब को,
नौजवान बिलावल भुट्टो जो 32% और उसके 32% सपोर्ट है, और इमरान खान के 39, और नवाज शरीफ साहब जिन पे लोग कहते हैं ओपन एंड शट केस है 64%। देखिए ये समझ नहीं आ रही है। ये शहजाद चौधरी साहब ने सही कहा कि ये सितंबर पे, एक्चुअली सितंबर पे लिया गया था, और सितंबर पे ये जो सब चीज़ें कतरी वतरी वो जो फास है वो आया नहीं था, और शायद लोग करप्शन पे इतने परसेप्शन इतनी बड़ी नहीं थी। मगर मेरा अपना ख्याल है ये जो फैक्ट्स एंड फिगर जो आए हैं they seem to be divorced from reality। नहीं तो या हम नहीं समझते हैं। शहजाद चौधरी साहब, मौजूदा फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा जाए, मौजूदा जो हालात को देखा जाए, यही सर्वे किया जाए तो रिजल्ट्स तो काफी डिफरेंट होंगे फिर। जी देखिए, मेरा ख्याल है पनामा एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो कि डिटरमिन करेगा नवाज शरीफ साहब की अपनी मकबूलियत, उनकी फैमिली की और पाकिस्तान की सियासत का जो मुस्तकबिल है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ये इसका एक असर होगा, और खुदा न खास्ता अगर ये यानी इंसाफ के उसूलों पे मेजर नहीं करता तो फिर इसका हमारे माशरे के ऊपर बहुत बुरा असर होगा। शहजाद चौधरी साहब, शहजाद चौधरी साहब आपसे शहजाद चौधरी साहब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आपका ख्याल में किस किस्म की जजमेंट आएगी? देखिए मेरा अपना ख्याल ये है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि लोग पूछते हैं कि अच्छा इस मुकदमे में कौन ज़्यादा मुश्किल में फंसा है, नवाज शरीफ या इमरान खान, किसके लिए मुश्किल ज़्यादा बन रही है? मैं कहता हूँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल ज़्यादा बन रही है। एक ऐसी चीज़ उन्होंने अपने हाथ में ले ली कि इसके ऊपर फैसला करना उनका भी इम्तिहान है, बल्कि उनका सबसे बड़ा इम्तिहान। वेरी ट्रू। मगर अल्लाह ना करे कि अगर कोई कि अगर इफ दे फेल और इफ दे फॉल शॉर्ट, you know, it's going to impact us hugely in our future। मतलब ये मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करेंगे। I don't want to come। उन्होंने जो कहा है शहजाद चौधरी साहब वो सही कहा है। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द लॉ हम फैसला करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि हम वो कह चुके हैं, हम कोर्ट ऑफ लॉ। एक साल होने को आया, पनामा पर बड़ा शोर मचा हुआ है। आपको लगता है कि हमारी आवाम में पनामा के बारे में शऊर है? अभी भी बहुत से लोग पूछते हैं क्या है पनामा पेपर्स, जी शोर कब खत्म होगा? लोगों को समझ बूझ नहीं है पनामा की कि पनामा है क्या, इसमें करप्शन हुई कैसे, इमरान खान किस पर सवाल उठा रहे हैं। हमारी आवाम में अवेयरनेस नहीं है पनामा की अभी। शाजिया देखिए, हमें अपनी सियासत को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारा माइंडसेट है जीरो सम का, कि गिरा और उठा बस। अच्छा हम देखिए हुआ क्या है, पनामा ने एक विंडो क्रिएट की है, एक स्पेस क्रिएट की पनामा ने। वरना पीएमएलएन पनामा से पहले मुकम्मल तौर पर छाई हुई थी आपके सियासी माहौल के ऊपर। अब उस विंडो को, उस स्पेस को इस्तेमाल करना भी तो किसी का काम है ना। यानी जिस स्पेस का क्रिएट हो जाना, जगह का बन जाना, उस जगह को इस्तेमाल भी तो किसी ने करना है। अब वो करने वाले कौन हैं, कितने काबिल हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये वो चीजें जो डिटरमिन करेंगी कि पनामा का असर कितना ज्यादा होगा। सही, लेकिन क्या आप बिल्कुल से मुकम्मल तौर पर तब्दीली देख सकते हैं? ये वो लोग जो कि स्पेस को इस्तेमाल करने वाले हैं, उन पर डिपेंड है, उन पर इंतजार है कि वो कितने काबिल हैं, किस किस्म की काबिलियत रखते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, जफर हिलाली साहब, में तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, नाइट एडिशन से मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना फीडबैक देते रहिए। अल्लाह।